तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की लेटेस्ट मूवी द ओडेसी के बारे में। ये द ओडेसी मूवी बेसिकली एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है, जिस नॉवल की स्टोरी के ऊपर ही क्रिस्टोफर नोलन ने ये पूरी मूवी क्रिएट की है। बाकी मूवी की बात करूँ तो मूवी की स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, सभी एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही शानदार है और साथ ही साथ क्रिस्टोफर नोलन जिस परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं वो परफेक्शन इस मूवी के अंदर भी साफ झलकता है। सो इसीलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो के अंदर द ओडेसी मूवी की कंप्लीट स्टोरी को जानते हैं। लेकिन हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स के अंदर ओडेसी जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सबको वीडियो पसंद आई है। बाकी आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो इस मूवी के अंदर हमें जो स्टोरी दिखाई गई है उस पूरी स्टोरी का मेन कैरेक्टर ओडेसिस नाम का एक ग्रीस का बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। ग्रीस का एक ऐसा वॉरियर जो कि ना सिर्फ पावरफुल था बल्कि वो दिमागी रूप से भी बहुत ही सुपीरियर था एंड इसलिए उसने अपनी लाइफ में बहुत से बड़े बड़े काम किए थे। लेकिन हाँ, ओडेसिस का नाम तब और बड़ा हो गया जब उसने अपने देश ग्रीस को एक बहुत ही बड़ी जंग जितवाई। अब हालांकि दोस्तों ये जो मूवी है यानी कि द ओडेसी, उस मूवी की जो स्टोरी है वो ओडेसिस के वॉर के खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है और इसीलिए मैं आप सबको इस वॉर के बारे में पहले बता देता हूँ ताकि आप सभी ओडेसिस, ग्रीस कंट्री एंड इस वॉर की पूरी स्टोरी जान सकें एंड देन इस मूवी की स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 3000 साल पहले से। इस समय में ग्रीस कंट्री के अंदर एक बहुत ही बड़ा किंगडम हुआ करता था एंड उसी साम्राज्य के राजा का नाम था मेनेलस। अब इसी राजा मेनेलस की एक वाइफ थी जिसका नाम था हेलेन और उसकी वाइफ हेलेन के बारे में ये कहा जाता था कि वो उस समय की सबसे खूबसूरत औरत थी। अब इसी ग्रीस साम्राज्य से काफी दूरी पर एक दूसरा साम्राज्य था, जिस साम्राज्य का या फिर यूं कहें जिस किंगडम का नाम था ट्रॉय। और इसी ट्रॉय साम्राज्य का जो राजा था उसके 3 बच्चे थे, जिनमें से जो उसका तीसरा बेटा था उसी को ग्रीस की रानी यानी कि मेनेलस की वाइफ हेलेन पसंद आ जाती है एंड वो उसे पाने के बारे में सोचने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रॉय कहाँ पर है, तो ट्रॉय बेसिकली टर्की देश के अंदर हुआ करता था एंड उसी ट्रॉय का राजकुमार हेलेन को पाने के लिए सीधा ग्रीस चला जाता है और उसे वहाँ से भगाकर अपने साथ ले जाता है। अब मेनेलस की वाइफ हेलेन भी बड़े आराम से ट्रॉय के राजकुमार के साथ भाग जाती है, जिसके बाद वो दोनों सीधा ट्रॉय आ जाते हैं। लेकिन अगले दिन जैसी मेनेलस को ये पता लगता है कि उसकी वाइफ को ट्रॉय का राजकुमार भगा कर ले गया है, तब ये बात जानते ही वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो अपने साम्राज्य में ये घोषणा करता है कि अब वो सीधा पूरे ट्रॉय साम्राज्य पर हमला करेगा और पहले वो उन्हें हराएगा और पूरे ट्रॉय साम्राज्य को हराकर अपनी पत्नी हेलेन को वापस लेकर आएगा। अब ऐसा करने के लिए मेनेलस अपनी आर्मी को तैयार करता है और दोस्तों मेनेलस की इसी ग्रीक आर्मी के अंदर ही एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही समझदार सोल्जर होता है जो कि अपने स्किल्स और बहादुरी के दम पर इसी ग्रीक सेना का सेनापति बन चुका होता है और इसलिए मेनेलस ओडेसिस को पूरी आर्मी सौंप देता है एंड उससे कहता है कि वो ट्रॉय साम्राज्य को बर्बाद कर दे और उसकी रानी को वापस लेकर आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो इसीलिए क्योंकि ट्रॉय साम्राज्य अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है एंड उनके किंगडम की जो दीवारें होती है वो बहुत ही बड़ी एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसलिए जब ओडेसिस अपनी पूरी आर्मी लेकर उन पर अटैक करता है तब वो लाख कोशिशों के बाद भी उनकी दीवारों को तोड़ नहीं पाते हैं। इसके साथ ही ट्रॉय के पास भी अपनी बहुत बड़ी आर्मी होती है एंड इसलिए आर्मीज के बीच भी लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में दोनों किंगडम्स के बहुत सारे वॉरियर्स मरते हैं। अब ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं और जब साल बीतते बीतते 10 साल हो जाते हैं तब ग्रीस कंट्री की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि वॉर को लड़ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिस वजह से उनके पैसे खत्म होने लगते हैं, सोल्जर्स को खाना और राशन मिलने में दिक्कतें आने लगती है और तो और ग्रीस के बहुत सारे सोल्जर्स मर भी चुके होते हैं और इसलिए देखने से ऐसा लगता है कि शायद सब इस पूरी वॉर को ग्रीस हारने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर ओडेसिस एक प्लान बनाता है और इस प्लान के अंदर वो एक बहुत ही बड़ी लकड़ी के घोड़े को तैयार करवाता है, जिस लकड़ी के घोड़े को वो अंदर से पूरी तरह से खोखला रखता है एंड इस घोड़े को तैयार करने के बाद वो अपने कई सारे सोल्जर्स से कहता है कि वो उनकी सारी शिप्स और सामानों को लेकर यहाँ से वापस ग्रीस चले जाएं एंड उनको भेजने के बाद ओडेसिस अपने साथ बहुत सारे पावरफुल सोल्जर्स को उसी घोड़े के अंदर घुसा लेता है। जिसके बाद जैसे ट्रॉय साम्राज्य के सोल्जर्स वहाँ पर आते हैं तब वो नोटिस करते हैं कि ग्रीक के सारे सोल्जर्स अपनी अपनी शिप्स को लेकर वापस जा चुके हैं और इसलिए ये देखकर उनको ऐसा लगता है कि शायद से इस जंग में ग्रीस ने अपनी हार मान ली है और हार के एक तोहफे में उन्होंने इस लकड़ी के बड़े से घोड़े को उनको सौंप दिया है। इसके बाद ये ट्रॉय साम्राज्य के सोल्जर्स उस घोड़े को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं एंड उसे ट्रॉय के अंदर रखते हैं। साथ ही साथ वो सब लोग बहुत ही ज्यादा जश्न मनाते हैं कि इस जंग में उनकी जीत हुई है। लेकिन अब जैसे दिन से रात होती है और ट्रॉय के अंदर सारे लोग सो जाते हैं तब वैसे ओडेसिस इस लकड़ी के घोड़े का दरवाजा खोलता है और अंदर से सैकड़ों सोल्जर्स बाहर निकलते हैं, जिसके बाद वो सभी देखते देखते ट्रॉय साम्राज्य के सारे सोल्जर्स को जान से मार देते हैं और ऐसा करके जिस जंग को वो लोग 10 साल से भी नहीं जीत पा रहे थे उस पूरी जंग को एक ही रात के अंदर जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरी जंग को जीतने के बाद जब सारे ग्रीक सोल्जर्स ग्रीस वापस आ रहे होते हैं तब उस टाइम पर ओडेसिस वापस नहीं आ पाता और वो वापस आने के दौरान कहीं पर खो जाता है। सो अब बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी की स्टोरी के अंदर हम यही देखेंगे कि आखिरकार ओडेसिस के साथ क्या हुआ, वो वापस अपने घर क्यों नहीं पहुंच पाया एंड उसके न होने पर ग्रीस के अंदर क्या क्या हुआ है। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है ग्रीस देश के अंदर के एक छोटे से साम्राज्य से, जिस साम्राज्य का नाम होता है एथिका और हम ये जानते हैं कि इस छोटे से साम्राज्य को यानी कि एथिका को रूल करता है ओडेसिस। हम ये जानते हैं कि ये टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम पर ओडेसिस को ट्रॉय को जीते हुए पूरे 1 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हालांकि ओडेसिस के साथ जाने वाली पूरी आर्मी 1 साल पहले वापस ग्रीस आ चुकी थी, लेकिन ओडेसिस आज तक भी वापस नहीं आया था। अब ओडेसिस की फैमिली के अंदर उसकी वाइफ एंड उसका एक बेटा हुआ करता था, जिनमें से ओडेसिस की वाइफ का नाम पेनेलोप था एंड उसके बेटे का नाम था टेलीमैकस। और दोस्तों जो टेलीमैकस है यानी कि ओडेसिस का बेटा, इसे मूवी के अंदर प्ले किया है एमसीयू के स्पाइडरमैन ने यानी कि एक्टर टॉम हॉलैंड ने। अब ओडेसिस का जो एक घर था जो कि बेसिकली उसका राज दरबार भी था, वहाँ पर ही ओडेसिस के न होने की वजह से उसके साम्राज्य के कई
कई सारे पावरफुल लोग रहने लगे और ये सब लोग लगातार कोशिश करते थे कि ओडेसिस की वाइफ पेनेलोप उनसे शादी कर ले एंड उनमें से कोई एक एथिका का रूलर बन जाए। अब इन सब में से एक आदमी था जिसका नाम था एंटिनोस और ये एंटिनोस इन सब में सबसे ज्यादा बदमाश था। अब इसी एंटिनोस को मूवी के अंदर प्ले करा है एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन ने, जो कि ऑलरेडी डीसी मूवीज के अंदर बैटमैन को प्ले करते हैं। ये एंटिनोस अक्सर ओडेसिस की वाइफ पेनेलोप से कहता रहता था कि उसका पति ओडेसिस मर चुका है और इसीलिए वो उससे शादी कर ले। लेकिन ओडेसिस की वाइफ कभी भी किसी को हानि बोलती थी और ओडेसिस का जो बेटा था यानी कि टेलीमैकस, वो ये बिलीव करता था कि उसका फादर अभी भी जिंदा है और वो सबसे भी यही कहा करता था कि उसका फादर एक दिन वापस जरूर आएगा। अब ओडेसिस के बेटे टेलीमैकस ने अपने दरबार के अंदर एक ऐसा आदमी रखा था जिसके जरिए वो दरबार में सभी लोगों को अपने फादर ओडेसिस के बहादुरी के किस्से सुनाया करता था और ये आदमी ओडेसिस के किस्से रोज सुनाया करता था। लेकिन एक ही कहानी रोज रोज सुनने की वजह से दरबार के सारे लोग बहुत ज्यादा पक चुके थे, जिस वजह से एक दिन एक आदमी इसका विरोध करता है और वो उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहता है। ये बात सुनकर ओडेसिस के बेटे टेलीमैकस को बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से वो उसे झगड़ा करने लगता है। लेकिन फिर तभी एंटिनोस उसके पास आता है एंड वो टेलीमैकस से जबरदस्ती करते हुए उसे कहता है कि अब उसका फादर जिंदा नहीं है और वो वापस कभी नहीं आने वाला, इसलिए वो ये सारी बकवास चीजें बंद कर दे। अब ये सब होने के बाद ही टेलीमैकस के पास एक अनजान आदमी आता है और वो चुपके से टेलीमैकस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने फादर ओडेसिस के बारे में जानना चाहते हो, सो इसीलिए अगर तुम्हें ओडेसिस के बारे में सब कुछ जानना है तो तुम्हें सीधा जाकर किंग मेनेलस से मिलना चाहिए। और वो इसीलिए क्योंकि ट्रॉय का राजकुमार मेनेलस की वाइफ को उठाकर ले गया था एंड तुम्हारा फादर ओडेसिस उसी राजा मेनेलस की वाइफ को लेने गया था, जिसके बाद वापस आते हुए सब तो वापस पहुंच गए लेकिन तुम्हारा फादर नहीं, और इसलिए मेनेलस के पास जाओ, वो तुम्हें सब कुछ बता सकता है कि ओडेसिस के साथ क्या हुआ एंड शायद से वो कहाँ पर है। अब ये बात सुनकर टेलीमैकस मेनेलस से मिलने का डिसाइड करता है, लेकिन मेनेलस स्पार्टा में रहता था और ये स्पार्टा नाम की जगह काफी खतरनाक थी और वहाँ तक पहुंचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, और इसीलिए टेलीमैकस ये फैसला करता है कि वो पहले एक स्किल्ड वॉरियर बनेगा और जब उसे हथियार चलाना और लड़ना बहुत अच्छे से आ जाएगा सो देन उसके बाद ही वो मेनेलस के पास उससे मिलने जाएगा ताकि मेनेलस तक पहुंचने में उसे कोई भी दिक्कत ना आए। अब टेलीमैकस ट्रेनिंग लेने के लिए सीधा अपने फादर ओडेसिस के फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम होता है यूमियस। इस यूमियस की एक आंख खराब हो चुकी थी, लेकिन तब भी ये लड़ाई में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड था और इसीलिए वो टेलीमैकस को लड़ाई के बारे में एंड उसके फादर ओडेसिस के बारे में काफी कुछ बताता है। अब इसके बाद टेलीमैकस वापस अपने घर आता है एंड अपनी मदर से मिलता है, बट वहाँ पर वो ये नोटिस करता है कि टेलीमैकस की मदर यानी कि पेनेलोप इस टाइम पर एक ड्रेस को सिल रही होती है। टेलीमैकस अपनी मदर से पूछता है कि आखिरकार वो कौन सी ड्रेस बना रही है, जिस पर पेनेलोप उसे बताती है कि वो अपनी शादी की ड्रेस बना रही है और अब वो अपने पति ओडेसिस का तब तक ही वेट करेगी जब तक उसकी शादी की ड्रेस तैयार नहीं हो जाती, क्योंकि जिस दिन उसने अपनी शादी की ड्रेस तैयार कर ली उस दिन वो किसी और से शादी कर लेगी एंड उसी को एथिका का नया रूलर बना देगी यानी कि एथिका का नया राजा। अब ये बात टेलीमैकस को बहुत अजीब लगती है और इसलिए वो ऐसा करने के बारे में पूछता है कि आखिरकार पेनेलोप ऐसा कर क्यों रही है, क्या उसे अपने पति ओडेसिस पर भरोसा नहीं है कि वो वापस आएगा भी या नहीं। लेकिन इस बात पर पेनेलोप उसे बताती है कि वो अपने पति ओडेसिस पर भरोसा तो बहुत करती है एंड उसे प्यार भी करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो एथिका की रानी भी है और इसलिए एथिका को बचाना उसका फर्ज है। और इस टाइम पर उनका साम्राज्य यानी कि एथिका बहुत टाइम से बिना राजा के चल रहा है, जिस वजह से आसपास के कई सारे दुश्मन हैं जो कि उनके साम्राज्य पर हमला करके कब्जा करना चाहते हैं, और इसीलिए ऐसे में एक राजा का होना बहुत जरूरी है ताकि वो राजा एथिका को संभाल सके, क्योंकि अगर जंग के दौरान एथिका के पास उसका खुद का राजा नहीं हुआ तो सेना को संभालने वाला कोई भी नहीं होगा और दुश्मन बड़ी आसानी से एथिका पर कब्जा कर लेगा। एंड इसी रीजन की वजह से ओडेसिस की वाइफ यानी कि पेनेलोप एक दूसरी शादी करना चाहती थी। अब यहीं पर एक फ्लैशबैक आता है, जिस फ्लैशबैक के अंदर हम ये देखते हैं कि जिस टाइम पर पेनेलोप का पति ओडेसिस जंग पर जा रहा था तब जंग पर जाने से पहले उसने अपनी वाइफ पेनेलोप से ही बोला था कि हो सकता है कि वो इस जंग से वापस जिंदा न लौटे। सो इसीलिए अगर ऐसा होता है और वो मर जाता है एंड वापस कभी नहीं लौटता है तो पेनेलोप बिना देरी किए दूसरी शादी कर ले ताकि एथिका को नया राजा मिल सके। हालांकि दोस्तों उस टाइम पर तो पेनेलोप ने ओडेसिस को ऐसा करने से मना कर दिया था कि वो ओडेसिस के ना आने पर किसी और से शादी कभी नहीं करेगी, लेकिन अब इतने सालों के बीच जाने के बाद पेनेलोप को ऐसा लग रहा है कि उसे अब दूसरी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब शायद से एथिका को बचाने का उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। अब टेलीमैकस जैसे अपनी मदर पेनेलोप की बातें सुनता है वैसे वो ये फैसला करता है कि अब अपने पिता के बाद वही एथिका का नया राजा बनेगा और राजा बनकर वो अपने पूरे साम्राज्य को संभालेगा। अब टेलीमैकस की बात सुनकर पेनेलोप कोई रिएक्शन नहीं देती है एंड वो उसके लिए सीधा अपने पति ओडेसिस का एक पुराना धनुष लेकर आती है और वो टेलीमैकस से कहती है कि वो इस धनुष पर इसकी तार चढ़ाए। उस धनुष को देखकर टेलीमैकस ऐसा सोचता है कि वो बड़े आराम से धनुष के ऊपर तार चढ़ा देगा, लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है तब बहुत कोशिशों के बाद भी उससे काम पूरा नहीं होता है और वो अपने फादर ओडेसिस के धनुष पर तार नहीं चढ़ा पाता। अब यहाँ पर ही पेनेलोप टेलीमैकस को बताती है कि ये उसके फादर ओडेसिस के धनुष है और एथिका साम्राज्य में जितने भी वॉरियर्स हैं उनमें से जो भी इस धनुष पर तार चढ़ाएगा मैं उसी से शादी करूंगी एंड उसे एथिका का नया राजा बनाऊंगी। ये बात सुनकर टेलीमैकस पेनेलोप से कहता है कि ये धनुष उसके फादर ओडेसिस के धनुष है और इस धनुष पर ओडेसिस के अलावा कोई और तार चढ़ा ही नहीं सकता है। सो इसीलिए शायद से आपने जानबूझकर ये शर्त रखी है ताकि इस शर्त को कोई पूरा न कर पाए और आपको किसी और से शादी न करनी पड़े। लेकिन टेलीमैकस की इस बात को सुनकर पेनेलोप रोने जैसी हो जाती है और वो थोड़ी चिल्लाते हुए आवाज में टेलीमैकस से कहती है कि अब मैं अकेले साम्राज्य को संभालते संभालते थक चुकी हूँ और इसीलिए अब मुझे एक राजा की जरूरत है। अब इसके बाद टेलीमैकस ये बातें सुनकर काफी उदास हो जाता है, लेकिन फिर इसके बाद जब वो दरबार में आता है तब वहाँ पर भी उसके एक आदमी से लड़ाई हो जाती है, जिस लड़ाई में वो आदमी टेलीमैकस को बहुत बुरी तरह से मारता है। अब इसी टाइम पर पेनेलोप भी वहाँ पर आती है और वो अपने बेटे टेलीमैकस को पिटते हुए देखती है, लेकिन फिर रानी पेनेलोप के वहाँ पर आते ही रॉबर्ट पैटिंसन यानी कि एंटिनोस बीच में कूदता है और वो टेलीमैकस को पिटने से बचाता है एंड वो ये चीज इसीलिए करता है ताकि वो रानी पेनेलोप की आंखों में चमक सके और उसे इंप्रेस करके उसे शादी कर ले एंड राजा बन सके। इधर टेलीमैकस को खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए टेलीमैकस अगले दिन तैयार होकर सीधा अपने फादर ओडेसिस के दोस्त यूमियस के पास जाता है एंड वो यूमियस से कहता है कि अब उन्हें किसी भी हाल में ओडेसिस को ढूंढना ही होगा। इधर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक अनजान से आइलैंड को देखते हैं। इस आइलैंड पर हम ओडेसिस
टेलीमैकस को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कैलिप्सो नाम की एक लेडी के साथ रह रहा होता है। यहाँ पर कैलिप्सो सालों से फंसा होता है, लेकिन उसे ये याद ही नहीं होता है कि आखिरकार वो इस आइलैंड पर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि ये लेडी यानी कि कैलिप्सो ओडेसिस से अक्सर ये सवाल क्या करती थी कि आखिरकार उस जंग के बाद क्या हुआ, वापस आते हुए उसके साथी उससे कैसे छूट गए, वो सबसे अलग कैसे हो गया और आखिरकार ओडेसिस के साथ क्या हुआ था। सो अब इन सारे सवालों को सुनकर ही यहाँ पर ओडेसिस कैलिप्सो के सवालों का जवाब देना शुरू करता है। वो कैलिप्सो को अपनी पूरी कहानी बताता है। जहाँ ओडेसिस जैसी बोलना शुरू करता है वैसी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अब कहानी के इस फ्लैशबैक के अंदर हम ये देखते हैं कि जब ओडेसिस एंड उसके सारे सोल्जर साथियों ने मिलकर ट्रॉय को हरा दिया था, तब उस जंग को जीतने के बाद वो सभी अपने अपने शिप्स पर बैठे और पानी के रास्ते वापस ग्रीस आने लगे। लेकिन असल बात तो ये थी कि ट्रॉय से ग्रीस की दूरी बहुत ज्यादा थी और ये पूरा सफर इन्हें पानी के रास्तों से तय करना था और ग्रीस तक पहुंचने का ये पूरा रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक और लंबा था। अब वापस आने के रास्ते में हम ये देखते हैं कि ग्रीस की पूरी सेना वापस आने का रास्ता भटक जाती है, जिस वजह से वो समुद्र में कहीं दूसरी जगहों पर भटकने लगते हैं और ऐसा करते करते देखते देखते बहुत सारा समय बीतने लगता है। इसके बाद एक समय ऐसा भी आता है जिस टाइम पर ग्रीस की पूरी सेना दो हिस्सों में बढ़ जाती है और बिखर जाती है। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि ओडेसिस अपनी बची हुई आधी सेना को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ने के दौरान ही अचानक से उन्हें एक आइलैंड दिखता है, जिस आइलैंड पर वो लोग खाने की तलाश में पहुंचते हैं, क्योंकि वो लोग काफी टाइम से बहुत भूखे होते हैं। लेकिन ये लोग जैसे आइलैंड पर कदम रखते हैं और थोड़ा अंदर जाते हैं, वैसे वो लोग ये नोटिस करते हैं कि इस आइलैंड पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी अपने अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भाग रहे हैं। ये चीज देखकर ओडेसिस एक आदमी को रोकता है एंड वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनके आते ही अपने घरों से क्यों भाग रहे हैं। इस बात को सुनकर वो आदमी उन्हें बताता है कि उन सबको ऐसा लगा कि शायद से ओडेसिस एंड उसकी पूरी सेना समुद्री लुटेरे हैं, जो कि यहाँ पर उनको मारकर उनके घरों को लूटने आए हैं। अब हालांकि ओडेसिस एंड उसकी आदमी को यहाँ पर कुछ भी खास खाने पीने का सामान नहीं मिलता है, जिस वजह से वो सभी आगे बढ़ते हैं एंड एक दूसरे आइलैंड पर पहुंचते हैं। अब इस दूसरे आइलैंड पर पहुंचते ही ओडेसिस एंड उसकी आर्मी को वहाँ पर एक भेड़ दिखाई देती है, यानी कि शीप, और इसलिए एक भेड़ को देखते ही वो सभी समझ जाते हैं कि अगर यहाँ पर एक भेड़ है तो हो सकता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे भेड़ होंगे। अब ऐसा करने के लिए वो सभी मिलकर उस भेड़ का पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग ये देखते हैं कि भेड़ धीरे धीरे करके एक गुफा के अंदर जा रहा है। ओडेसिस एंड उसके साथी भी बिना देरी किए उस बड़ी सी गुफा के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ अंदर आने के बाद वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी भेड़ है और साथ ही साथ वहाँ पर खाने पीने का भी बहुत सारा सामान रखा है। अब उन सारे खाने के सामान को देखकर ओडेसिस के सारे आर्मी मेंबर्स उन सबको खाने लगते हैं, लेकिन ओडेसिस अपने साथियों को रोकता है एंड वो अपने सारे साथियों से कहता है कि वो बिना पूछे किसी का खाना नहीं खा सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर इतना सारा खाना इकट्ठा करके रखा गया है तो हो ना हो वो किसी और का है जो कि शायद से इस गुफा के अंदर ही रहता होगा, और अब इसीलिए वो लोग यहाँ पर रुककर गुफा के मालिक का इंतजार करेंगे एंड उसके आने के बाद उससे खाना मांग कर खाएंगे। अब ये सभी यहाँ पर काफी देर तक इंतजार करते हैं, जिसके बाद शाम होते ही हम ये देखते हैं कि उस गुफा का मालिक वहाँ पर पहुंचता है। लेकिन असल में गुफा का मालिक एक बहुत ही बड़ा जायंट होता है, एक ऐसा जायंट मॉन्स्टर जिसकी एक ही आंख होती है और उसकी नाक भी काफी टेढ़ी सी होती है। हमें पता लगता है कि ये जायंट मॉन्स्टर ज्यादा अच्छे से देख नहीं सकता है और ज्यादा अच्छे से सुन भी नहीं सकता है, लेकिन ये जायंट मॉन्स्टर इसी गुफा में रहता है और इन सारी भेड़ों को चलाता है और यहीं पर ही खाना इकट्ठा करके खाता है। अब ओडेसिस एंड उसके साथी ये तो समझ चुके थे कि इस जायंट मॉन्स्टर से खाना मांगकर खाना बेवकूफी है, क्योंकि खाना मांगने गए तो ये हमें ही खा जाएगा, और इसीलिए वो लोग ये सोचते हैं कि अब उन्हें चुपचाप इस गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जैसे ये जायंट मॉन्स्टर गुफा के अंदर आता है, वैसे ये गुफा के दरवाजे को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देता है, और जाहिर है कि अब ये गुफा का दरवाजा तभी खोलेगा जब सुबह होगी। अब ये चीज देखकर ओडेसिस अपने सारे साथियों से कहता है कि हमें यहाँ पर रात भर इंतजार करना होगा, क्योंकि जैसी सुबह होगी वैसे ये जायंट मॉन्स्टर दरवाजा खोलेगा और अपनी सारी भेड़ों को चराने के लिए बाहर लेकर जाएगा, और जब सारी भेड़ें बाहर निकलेंगी तब चुपके से हम भी बाहर निकल जाएंगे। अब हालांकि यहाँ पर रात को जब ये मॉन्स्टर सो जाता है तब सारे सैनिक आपस में बातचीत करने लगते हैं, जो चीज ये मॉन्स्टर महसूस कर लेता है और वो ये समझ जाता है कि उसके आसपास कोई तो है, और ऐसा करने के लिए जब अपने हाथ फैलाता है तब उसके हाथ में 2-3 सैनिक आ जाते हैं, जिन्हें हाथ में लेकर वो कच्चा चबाकर खा जाता है। अब इसके बाद अगली सुबह होती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर दरवाजा खोल देता है ताकि उसकी भेड़ें बाहर निकलकर चर सकें। इस बात का फायदा उठाकर सारे सैनिक बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन एक साथ सारे सैनिकों के भागने की वजह से वो जायंट मॉन्स्टर समझ जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पर दूसरा है, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी करके गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। अब इस टाइम पर पोसेडन के आधे साथी बाहर निकल चुके थे, लेकिन आधे सैनिक अभी भी अंदर थे। हालांकि पोसेडन खुद तो बाहर निकल चुका था, लेकिन वो जैसे ही देखता है कि ये जायंट मॉन्स्टर गुफा के दरवाजे को बंद कर रहा है, वैसे ही वो अपने बाकी साथियों का साथ देने के लिए वापस गुफा के अंदर चला जाता है। अब इसके बाद फिर से रात होती है, जहाँ पर जायंट मॉन्स्टर फिर से अंदर आता है और भेड़ों को अंदर करके गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। अब यहाँ पर ये बचे हुए सैनिक समझ चुके थे कि वो लोग सुबह भी बड़ी आसानी से गुफा के बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हो ना हो मॉन्स्टर उन्हें महसूस कर लेगा, जिसके बाद वो उन्हें बाहर नहीं जाने देगा। अब ऐसा करने के लिए जब ये मॉन्स्टर सो जाता है तब ये लोग जलती हुई एक लकड़ी को लेकर सीधा मॉन्स्टर की आंख खोल के उसमें डाल देते हैं, जिससे देखते देखते मॉन्स्टर अंधा हो जाता है और आंख जलने की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन अब इसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं और फिर जैसी सुबह होती है वैसी भेड़ें आवाज करने लगती है, जिन आवाजों को सुनकर वो मॉन्स्टर गुफा का दरवाजा खोल देता है, जिससे कि सारी भेड़ें चढ़ने के लिए बाहर निकल जाती हैं। और फिर इसी चीज का फायदा उठाकर ओडेसिस एंड उसके बाकी सारे साथी भी गुफा से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद ये सारे साथी एक होकर उस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं एंड दूसरे आइलैंड की तलाश करते हैं। इधर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम कहानी की दूसरी तरफ ओडेसिस के बेटे टेलीमैकस को देखते हैं, वो भी प्रेजेंट टाइम के अंदर। यहाँ पर टेलीमैकस ये फैसला कर चुका था कि वो अपने फादर ओडेसिस के बारे में जानने के लिए सीधा जाकर किंग मेनेलस से मिलेगा एंड उससे सारी जानकारी लेगा। ऐसा करने के लिए टेलीमैकस बहुत मुश्किलों से मेनेलस के पास पहुंचता है और उससे ओडेसिस के बारे में सारी बातें पूछता है। यहाँ पर किंग मेनेलस ओडेसिस के बेटे टेलीमैकस को बताता है कि आज से सालों पहले ट्रॉय के साथ होने वाली जंग में ग्रीस की जीत हुई थी और उस जंग को जितवाने में सबसे बड़ा हाथ था तुम्हारे पिता ओडेसिस का। वो बताता है कि उस जंग के अंदर मैंने अपने बहुत से महान सिपाहियों को खोया, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख ओडेसिस के खोने का ही है। आगे किंग मेनेलस टेलीमैकस को
स्टोरी बताता है, जो स्टोरी सीधा फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब ओडेसिस एंड उसके बाकी सारे साथी मिलकर ट्रॉय की दीवारों को नहीं तोड़ पा रहे थे, तब उन्होंने अपना मास्टर प्लान बनाया, जिनमें ग्रीस के सारे सैनिक अपने अपने शिप्स को लेकर वापस घूम गए और ट्रॉय की समुद्री तटों के ऊपर उन्होंने एक बड़े से लकड़ी की मूर्ति को बनवाया एंड उसे अंदर से पूरी तरह से खोखला रखा, जिसके अंदर ओडेसिस एंड उसके सारे पावरफुल वॉरियर्स घुस गए। साथ ही साथ उन्होंने बाहर एक सोल्जर को भी छोड़ दिया, जिसके बाद ट्रॉय के सैनिक जैसे उस बड़े से घोड़े की मूर्ति के पास पहुंचे, वैसे ही ग्रीस के उस अकेले बचे हुए सोल्जर ने उन सबको बताया कि एक्चुअली में ट्रॉय से डरकर ग्रीस की सारी आर्मी भाग चुकी है और अब क्योंकि इस जंग में ट्रॉय की जीत हुई है, इसलिए सम्मान के तौर पर खुद ग्रीस के राजा ने उनके लिए मूर्ति भिजवाई है। इस बात को सुनकर ट्रॉय के सैनिक बहुत खुश होते हैं और वो उस घोड़े की बड़ी सी मूर्ति को लेकर सीधा अंदर जाते हैं और उसे सीधा ट्रॉय के अंदर रख देते हैं। लेकिन जैसी रात होती है वैसे उस घोड़े के अंदर से ओडेसिस एंड उसके सारे साथी बाहर आते हैं और वो ट्रॉय साम्राज्य के अंदर मारकाट कर देते हैं। इसके साथ ही वो ट्रॉय के मेन दीवारों को भी खोल देते हैं, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि बाहर बहुत सारे ग्रीस के सैनिक होते हैं, जो सब भी देखते देखते अंदर आ जाते हैं एंड फिर वो सारे मिलकर ट्रॉय के पूरे साम्राज्य को बर्बाद करके उसे हरा देते हैं। अब इस कहानी के बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर टेलीमैकस किंग मेनेलस से पूछता है कि वो ये जानना चाहता है कि आखिरकार उसका फादर ओडेसिस कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। ये बात सुनकर मेनेलस टेलीमैकस को ये बताता है कि मैं भी ओडेसिस के बारे में सब कुछ पक्के तरीके से तो नहीं जानता, लेकिन अपने सोर्सेज से मुझे अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि या तो ओडेसिस मारा जा चुका है या फिर उसे किसी ने पकड़ के बंदी बना रखा है। ये बात सुनकर टेलीमैकस को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इन बातों को जानकर वो अपने घर वापस आ जाता है। इधर सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम फिर से ओडेसिस को देखते हैं, जो कि खड़ा होकर कैलिप्सो को सारी स्टोरी बता रहा होता है और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर कैलिप्सो ओडेसिस को रोज फूल खिलाया करती है ताकि ओडेसिस की पूरी याददाश्त वापस आ सके। और ऐसा भी इसीलिए क्योंकि ओडेसिस इस आइलैंड के ऊपर 7-8 साल पहले आया था और तब से लेकर अब तक उसे सारी बातें याद नहीं आई है, बल्कि सारी बातें धीरे धीरे करके याद आ रही हैं और जैसे जैसे करके उसे बातें याद आ रही हैं वैसे वैसे वो अपनी स्टोरी कैलिप्सो को बता रहा है। अब यहीं पर ओडेसिस कैलिप्सो को अपनी आगे की स्टोरी बताता है, जिसके लिए स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। ओडेसिस की स्टोरी में हमने लास्ट टाइम तक ये देखा था कि ओडेसिस एंड उसके बाकी सारे साथी मिलकर उस बड़े से जायंट मॉन्स्टर से बचकर भाग जाते हैं। इसके बाद वो सभी अपनी जहाज से और दूर जाते हैं एंड उसके बाद उन्हें एक और आइलैंड मिलता है, जिस आइलैंड पर वो लोग उतरकर अंदर आते हैं। अब इस आइलैंड पर आते ही वो लोग यहाँ पर एक बच्चा देखते हैं, लेकिन उस बच्चे का साइज उन सबके बराबर होता है, जिस चीज को देखकर वो लोग ये सोचते हैं कि आखिरकार इस आइलैंड का बच्चा हमारे जितना बड़ा है तो यहाँ के जवान लोग कितने ज्यादा बड़े होंगे। अब हालांकि अगले पल हम वहाँ पर कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि उस आइलैंड के नेटिव लोग होते हैं एंड इन सब का साइज ओडेसिस एंड उसके साथियों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब यहाँ पर इनके बीच जो लड़ाई होती है उसमें बड़े लोग ओडेसिस एंड उसके सारे साथियों को जान से मारने लगते हैं। कुछ ही टाइम में ओडेसिस ये समझ जाता है कि यहाँ से बचकर निकलना ही उनके लिए समझदारी का काम है और इसीलिए वो अपने कुछ साथियों को लेता है एंड वहाँ से भागकर निकल जाता है। लेकिन तब भी उसके काफी सारे साथी वहीं आइलैंड पर मारे जाते हैं। अब ओडेसिस एंड उसके बचे हुए साथी अपनी शिप को लेकर पानी में और आगे बढ़ते हैं और वो लोग ये फैसला करते हैं कि अब वो लोग पानी के किनारे किनारे चलेंगे एंड उन्हें जो भी आइलैंड मिलेगा वहाँ पहुंचकर खाने की तलाश करेंगे, क्योंकि उन सभी की खाना न मिलने की वजह से बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। अब आगे चलकर इन सबको एक आइलैंड मिलता है, जहाँ उतरकर वो सभी खाने की तलाश के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सैनिक बगावत करते हैं और वो सभी ये कहते हैं कि ओडेसिस शिप के पास ही रुके, बाकी खाना ढूंढने के लिए वो लोग जाएंगे। अब ओडेसिस उनकी बात सुनकर ऐसा ही करता है और वो शिप के पास रुक जाता है, जिसके बाद बाकी सारे सैनिक खाना ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर आकर उन्हें एक घर दिखता है, जिस घर के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, लेकिन वो सारे जानवर बड़े शांत से और चुपचाप से होते हैं। ये देखकर सैनिकों को अजीब तो लगता है, क्योंकि आमतौर पर जो भी जंगली जानवर होते हैं वो दूसरों को देखकर हमला करते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ये सारे जानवर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब यहीं पर एक बुढ़िया आती है, जिसे देखकर वो सारे सैनिक उससे खाना मांगते हैं। ये बात सुनकर वो बूढ़ी लेडी उन सबको अंदर लेकर आती है, जिसके बाद वो सभी सैनिक ये देखते हैं कि उस बूढ़ी लेडी के घर में बहुत सारा खाना होता है। अब वो बूढ़ी लेडी धीरे धीरे करके उन सारे सैनिकों को खाना परोसती है, लेकिन वो लोग जैसे ही खाना खाते हैं वैसे हम ये देखते हैं कि वो सब के सब सुअर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये चीज देखकर हमें ये समझ आता है कि वो लेडी कोई आम लेडी नहीं है और शायद से उसके घर के अंदर जो भी ये जंगली जानवर है जो कि शांत शांत से बैठे रहते हैं वो सब भी हो ना हो कभी इंसान हुआ करते थे, जिन्हें उसने कुछ न कुछ खिलाकर जानवर बना दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने ओडेसिस के साथियों को बनाया है। अब इधर दूसरी साइड शिप के पास ओडेसिस को एक हिरण दिखता है, जिस हिरण का शिकार करने के लिए ओडेसिस उसके पीछे जाता है एंड वो हिरण का शिकार भी कर लेता है। लेकिन शिकार करते जैसे वो हिरण के करीब जाता है वैसे वो देखता है कि वो हिरण एक्चुअल में एक इंसान है, जो चीज देखकर ओडेसिस काफी डर जाता है और घबरा जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अब हालांकि ऐसी घटना होने के बाद ही ओडेसिस ये समझ जाता है कि हो ना हो ये आइलैंड कोई रहस्यमय आइलैंड है और इसीलिए उसे जल्दी से अपने साथियों के पास जाना चाहिए। अब ऐसा सोच के वो जैसे अपने साथियों के पास जाता है वैसे वो बूढ़ी लेडी से मिलता है। वहाँ पर उसे बहुत सारे सुअर मिलते हैं जो कि वैसे तो उसके साथी होते हैं, बट इस बारे में ओडेसिस अनजान था। वो उस बूढ़ी लेडी से अपने साथियों के बारे में पूछता है, जिस पर वो बूढ़ी लेडी उसे ये बताती है कि उसके साथी यहाँ पर आए तो थे, लेकिन वो सभी खाना खाकर यहाँ से चले गए और अब इसीलिए ओडेसिस को भी यहाँ पर खाना खा लेना चाहिए। अब इसके बाद ओडेसिस वहाँ पर खाना खाने के लिए बैठता है, लेकिन वो खाने के एक टेबल पर ये देखता है कि वहाँ पर उसके एक साथी की अंगूठी होती है, जो चीज देखकर वो ये समझ जाता है कि हो ना हो यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। अब यहीं पर ओडेसिस अपनी नजर घुमाता है और वो ये देखता है कि पास में एक पिंजरे में कौवा है, जिसे इस बुढ़िया ने काफी हिफाजत से रखा है और इसलिए ओडेसिस बिना देरी के उस कौवे को पकड़ लेता है, जो देखकर वो बूढ़ी लेडी काफी ज्यादा डर जाती है और वो ओडेसिस से कहती है कि वो इस कौवे को छोड़ दे, क्योंकि ये कौवा उसकी बहन है और अगर ओडेसिस उसकी बहन को छोड़ देता है तो वो ओडेसिस के सारे साथियों को फिर से ठीक कर देगी। अब वादे के हिसाब से ओडेसिस उसकी बहन को छोड़ देता है, जिसके बदले में वो बूढ़ी लेडी उसके सारे साथियों को ठीक कर देती है। अब वो लोग उस लेडी से पूछते हैं कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों करा, जिस पर वो लेडी उन्हें बताती है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम सभी समुद्री लुटेरे हो, इसलिए तुम मेरे घर में आओगे, सारा खाना खाओगे, सामान छीनोगे और मेरे घर को आग लगा के चले जाओगे, एंड इसीलिए मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने घर को बचाने के लिए किया था। अब हालांकि इसके बाद जब ओडेसिस के सारे साथी ठीक हो जाते हैं तब वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ओडेसिस ये समझ चुका था कि ये लेडी
कोई आम लेडी नहीं है। एंड इसलिए ओडेसिस उस लेडी से कहता है कि वो उन सभी के घर जाने में उनकी मदद करे एंड उन्हें सही रास्ता बताए। ये बात सुनकर वो लेडी ओडेसिस से कहती है कि उन सबको उत्तर दिशा में जाना होगा और ऐसी जगह पर पहुंचना होगा जहाँ पर रात और दिन एक साथ मिलते होंगे, और फिर उस जगह पर पहुंचकर उन्हें किसी की बलि देनी होगी और एक गड्ढे में बलि का खून डालना होगा, जिसके बाद उन सबके मरे हुए साथी उन सबके सामने अपीयर होंगे एंड वो लोग उन्हें वापस जाने का रास्ता बताएंगे। बट यहाँ पर ये लेडी ओडेसिस से कहती है कि मेरी ये बात भी याद रखना कि तुम अकेले घर पहुंचोगे, तुम्हारे साथी नहीं। लेकिन ये बात सुनकर ओडेसिस कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं अपने साथियों के साथ ही घर जाऊंगा, ना कि अकेला। अब इसके बाद ओडेसिस एंड उसके साथी 2 भेड़ लेते हैं और उन दोनों भेड़ों को साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं और उत्तर दिशा में जाते जाते ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर जमीन और आसमान एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर आकर वो लोग एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में भेड़ों की कुर्बानी देकर उसका खून डालते हैं, जिसके अगले पल हम लोग ये देखते हैं कि उन सभी के सामने उनके वो सारे साथी अपीयर हो जाते हैं, या फिर यूं कहें उनकी आत्मा अपीयर हो जाती है, जो सभी साथी उनके साथ जंग में मारे गए थे। यहाँ पर ओडेसिस जब ये जानता है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, तब उसे बात जानकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन उन सारे साथियों की आत्मा उन सबसे कहती है कि अगर हम लोग मर चुके हैं तो तुम लोग कैसे जिंदा हो, तुम लोग घर वापस कैसे जा रहे हो, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे और तुम सबको भी अपने जैसा बनाएंगे। और ऐसा बोलकर वो लोग ओडेसिस एंड उसके साथियों को पकड़ने आते हैं। बट ये चीज देखकर ओडेसिस एंड उसके साथी वहां से भागते हैं और शिप में बैठकर पानी के रास्ते निकल जाते हैं। अब इसके बाद वो लोग अपनी शिप में बैठकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग समुद्र के अंदर एक बवंडर देखते हैं, जो बवंडर धीरे धीरे करके उनकी शिप को अंदर खींचने लगता है। लेकिन इससे बचने के लिए सारे सिपाही एक साथ चप्पू चलाते हैं और अपनी शिप का रास्ता मोड़कर उसे एक बड़े से पहाड़ की साइड ले जाते हैं, जो कि एक्चुअली में एक पत्थर का पहाड़ होता है जो कि समुद्र के अंदर ही होता है। लेकिन वहां पर आते हम लोग ये देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जो कि शिप के कई सारे सिपाहियों को खाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन अब इन सब चीजों के बाद वो लोग एक दूसरे आइलैंड के पास पहुंचते हैं और उस आइलैंड में उतरने के बाद वो लोग ये नोटिस करते हैं कि इस आइलैंड पर बहुत सारे जानवर हैं। अब ओडेसिस को इस आइलैंड के बारे में जानकारी थी और इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि वो सभी लोग यहाँ पर कुछ टाइम आराम करेंगे और फिर वापस घर की ओर निकल जाएंगे। और याद रहे, यहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी जानवर को मारेगा नहीं, क्योंकि अगर इस आइलैंड पर किसी को भी मारा गया तो फिर सूर्य देवता उससे नाराज हो जाएंगे और फिर उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब ओडेसिस के साथी ऐसा करने के लिए मान जाते हैं और वो सभी लोग अपने साथ लाया हुआ खाना खाते हैं और वहाँ पर आराम करते हैं। लेकिन देखते देखते वो लोग नोटिस करते हैं कि समुद्र की लहरें बहुत तेज हो जाती है और समुद्र में बहुत जोर से तूफान आने लगता है, जिस वजह से जाहिर सी बात है कि अब उनका पानी के रास्ते निकलना नामुमकिन हो जाता है और इसलिए उन्हें मजबूरन इस आइलैंड पर रुकना पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके काफी दिन बीत जाते हैं, उनका खाना भी खत्म हो जाता है और उनकी हालत बिगड़ने लगती है। और फिर एक दिन चुपके से जब ओडेसिस सो रहा होता है, तब उस टाइम पर उसके सारे साथी जाकर एक जानवर की हत्या करते हैं और उसे पकाकर खाने लगते हैं। ओडेसिस की जब नींद खुलती है तब वो अपने साथियों को ढूंढता हुआ वहां पर जाता है और जब वो ये देखता है कि उसके साथियों ने एक जानवर को पकाकर खा लिया है, तब वो इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड वो उन सबको ये समझाता है कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत किया है। लेकिन ओडेसिस के साथी उसकी बात नहीं मानते हैं और वो लोग बड़े मजे से खाना खा लेते हैं। अब इसके बाद ही वो लोग ये नोटिस करते हैं कि समुद्र का तूफान शांत हो चुका है और फिर इसीलिए वो सबके सब लोग बिना देरी किए जल्दी से शिप में बैठते हैं और अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम आगे चलने के बाद ही समुद्र में दोबारा बहुत जोर से तूफान आता है और ये तूफान इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इस तूफान में इनका शिप टूट जाता है और सबके सब लोग पानी में डूब के मर जाते हैं, सिवाय ओडेसिस के, क्योंकि ओडेसिस अकेला होता है जो कि बेहोश होने के बाद भी एक आइलैंड के करीब आ जाता है। और लकीली ये वही आइलैंड था जहाँ पर कैलिप्सो थी, इसीलिए कैलिप्सो ओडेसिस को किनारे पर देखती है जो कि बेहोश होता है एंड इसीलिए वो बिना देरी किए उसे उठाकर अंदर लाती है और उसकी देखभाल करके उसे ठीक करती है। लेकिन जब ओडेसिस को होश आता है तब वो नोटिस करता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, पर अब इस चीज को पूरे 7 साल हो चुके हैं और अब धीरे धीरे करके ओडेसिस की पूरी याददाश्त भी वापस आ चुकी है। इसलिए वो कैलिप्सो से कहता है कि अब उसे अपने घर वापस जाना होगा। अब इसके बाद ओडेसिस अपने साम्राज्य में यानी कि एथिका में पहुंचता है, लेकिन वहां पर आकर वो एक भिखारी जैसा बन जाता है ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। और वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि वो यहाँ पर आकर पहले यहाँ की जानकारी ले सके और ये जान सके कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद ओडेसिस ये पता करता है कि उसके राज दरबार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उसकी जगह लेकर नया राजा बनना चाहते हैं और अब क्योंकि उसका बेटा टेलीमैकस उनके राजा बनने के रास्ते में आ सकता है, इसलिए वो लोग उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है एंटिनोस का। अब इधर एंटिनोस एंड उसके साथी मिलकर जैसे टेलीमैकस को मारने की कोशिश करते हैं, वैसे ओडेसिस वहां पर आता है एंड अपने बेटे को बचाता है और अपनी तलवार निकालकर सबको मारने लगता है। अब इधर इस झड़प में हम ये देखते हैं कि एंटिनोस वहां से निकल जाता है, लेकिन फिर इसके बाद रात का समय आता है जहाँ पर आज के दिन राज दरबार में दावत होती है और इसीलिए राज दरबार से जुड़े हुए सारे लोग वहाँ पर खाना खाने आते हैं। अब इसी दावत के अंदर हम ये देखते हैं कि ओडेसिस भी यहाँ पर घुस जाता है, लेकिन एंटिनोस जैसे उसे देखता है वैसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिरकार हमारी दावत में एक भिखारी कैसे घुस सकता है और ये चीज बोलकर वो उसे मारने लगता है। लेकिन टेलीमैकस वहाँ पर आता है और वो उसे रोक देता है। इसके बाद उस भिखारी से यानी कि ओडेसिस से रानी मिलती है, यानी कि क्वीन पेनेलोप। ओडेसिस उसे बताता है कि वो भी जंग में शामिल था और वो ओडेसिस का साथी था। ये बात सुनते पेनेलोप खुश होती है एंड वो उससे अपने पति ओडेसिस के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि ओडेसिस ये चाहते थे कि उनकी पत्नी और बेटा बहुत ज्यादा खुश रहे, वो आप दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो ये चाहते थे कि आप लोग राज्य को बहुत अच्छे से चलाएं। अब ये बात सुनकर रानी पेनेलोप बहुत ज्यादा खुश होती है और इसलिए वो ये ऐलान करती है कि अब जो भी ओडेसिस के धनुष पे तार चढ़ाएगा वो उससे शादी करेगी। अब ऐसा करने के लिए सबको बुलाया जाता है। यहाँ पर रानी बताती है कि तुम सभी को बारी बारी करके इस धनुष पर डोरी चढ़ानी है और फिर 12 कुल्हाड़ी जो यहाँ सामने रखी है उन सभी को एक ही तीर से भेदना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओडेसिस भेदता था, और जो भी ऐसा कर लेगा मैं उससे शादी करूंगी, जिसके बाद वो एथिका का राजा बनेगा। अब ये बात सुनकर सभी लोग ट्राई करते हैं, लेकिन उनमें से किसी से भी ये चीज पॉसिबल नहीं होती। जिसके बाद एंड में बारी आती है एंटिनोस की। अब एंटिनोस एक नंबर का फट्टू था और वो ये जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता और इसलिए वो यहाँ पर दिमाग लगाता है एंड वो ये कहता है कि ये ओडेसिस का धनुष है, इसलिए ऐसा करना ओडेसिस को शोभा देता है, हमें नहीं, क्योंकि हम ओडेसिस की बराबरी नहीं कर सकते, हम सभी तो ओडेसिस का सम्मान करते हैं। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ओडेसिस जो कि वहाँ पर भिखारी बना हुआ था
वो ये कहता है कि वो ऐसा कर सकता है, वो धनुष पर डोरी चढ़ा सकता है और इन 12 की 12 कुल्हाड़ी को एक ही तीर से भेज सकता है। ये बात सुनकर एंटिनोस उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वो भिखारी यानी कि ओडेसिस ऐसा करता है और वो सक्सेसफुली कुल्हाड़ियों को भेदकर तीर घुसा देता है। अब ऐसा होता है ये चीज देखकर एंटिनोस ये समझ आता है कि ये भिखारी असलियत में ओडेसिस है और इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ये जानता था कि जिस टाइम पर वो उसके बेटे टेलीकेमस को मारने की कोशिश कर रहा था और प्लान बना रहा था, उस टाइम पर ओडेसिस ने ये सारी बातें जान ली थी, इसलिए हो ना अब वो उसे जान से मारेगा। अब हालांकि एंटिनोस भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन ओडेसिस ने पहले ही सारे दरवाजे बंद करवा दिए थे। इसके बाद ओडेसिस अपनी तलवार निकालता है और यहाँ राज दरबार में जितने भी लोग शामिल होते हैं वो सबके सब एक्चुअल में गद्दार होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ रानी से शादी करके गद्दी पाना चाहते थे और राजा बनना चाहते थे। और राजा बनते ही एज ऑफ कोर्स वो लोग उसके बेटे को जान से मार देते एंड पूरे राज्य को भी बर्बादी कर देते। और अब इसीलिए ओडेसिस इन सारे गद्दारों को मारता है, वो बारी बारी करके अपनी तलवार से इन सबको खत्म कर देता है। लेकिन अब क्योंकि लड़ाई में सामने वालों के पास भी हथियार आ गए थे, इसलिए उन सब ने भी ओडेसिस पर बहुत बुरी तरह से हमला कर दिया था। अब हालांकि ओडेसिस ने उन सबको खत्म तो कर दिया, लेकिन वो लड़ाई में बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और इसलिए सबको मारने के बाद वो रानी से मिलता है, जहाँ पर रानी अपने पति ओडेसिस को देखकर बहुत ज्यादा खुश तो होती है, लेकिन अगले पल ओडेसिस मर जाता है एंड उसके मरने के साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो द ओडेसी मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी या मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस को इसी तरह से सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।